डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज़ का सेकंड पार्ट। ये लास्ट पार्ट भी है। इसमें अब टॉपिक आ रहा है कि प्राइवेट प्लेसमेंट को डीम्ड पब्लिक ऑफर कब माना जाएगा। हम ये जानते हैं कि जो प्राइवेट प्लेसमेंट है वो कंपनी एक लिस्ट तैयार करती है जिनको पर्सनली इनविटेशन भेजा जाता है सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने के लिए। और पब्लिक ऑफ़र एक जनरल ऑफ़र होता है जिसमें कोई भी निवेशक अगर अपनी न्यूनतम अहार्ताएँ पूरी करता हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी पूरी करता हो, तो वो उसमें निवेश कर सकता है। इसमें दो कंडीशन आ रही हैं। पहला, यदि प्राइवेट प्लेसमेंट एक्ट में दिए गए प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस केस में दूसरी चीज़ों को स्थिर रखते हुए उस पर्टिकुलर ऑफ़र को डीम्ड पब्लिक ऑफ़र यानी कि पब्लिक ऑफ़र जैसा मान लिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये आती है कि अभी तक जैसे कि 200 पर्सन्स की एक लिमिट है, लेकिन यदि कंपनी 200 व्यक्तियों से अधिक लोगों को इनविटेशन भेजती है सिक्योरिटीज़ परचेज के लिए, तो वो भी एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। तो उस केस में भी उस पर्टिकुलर ऑफ़र को डीम्ड पब्लिक ऑफ़र माना जाएगा। दोनों ही केसेस में अगर आप ध्यान देंगे, दोनों ही केसेस में एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। तो जो प्रोविज़न्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े हैं उनकी पूर्ति होना आवश्यक है। उन सभी प्रावधानों का जो पालना है वो पूरी होनी चाहिए। उसी केस में प्राइवेट प्लेसमेंट सक्सेसफुल हो पाएगा अथवा नहीं हो पाएगा। अब बात आती है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को सूचना देनी है कि अब हमारा अलॉटमेंट हो चुका है। तो वो चीज़ें क्या क्या हैं? सिक्योरिटी होल्डर्स की डिटेल्स हैं, जैसे कि पूरा नाम, उनका एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर जिसको हम पैन नंबर भी बोलते हैं, उनके ईमेल आईडी और जो भी सूचना है जैसा कि एक्ट में कहा गया है, एज मे बी प्रिस्क्राइब। सिक्योरिटी जो उन्होंने खरीदी है उसकी क्लास क्या है? क्या वो शेयर है, क्या वो डेट सिक्योरिटी है, या कोई दूसरी है, वारंट वगैरह जैसे होते हैं। डेट ऑफ अलॉटमेंट उनको बताना होता है, कितनी कितनी सिक्योरिटीज़ किस किस ने ली है उसकी संख्या भी बतानी होती है। उन सिक्योरिटीज़ की नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू, और यदि वो प्रीमियम पे अथवा वो डिस्काउंट पे इश्यूड है तो उन्होंने एक्चुअल में कितना पेमेंट किया है। अगर सिक्योरिटीज़ को, यहाँ पे आप एक बात ध्यान कीजिए कि जो कंपनी है वो कैश में डील नहीं कर सकती, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट का एक अलग से बैंक अकाउंट शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में बनाना पड़ेगा। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में उनको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका जो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ है उसका लेखा जोखा पूरा सेपरेट रखना होगा। इसके पीछे रीज़न ये भी है कि रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि कौन सी कंपनी ने किस तरह से अपना प्राइवेट प्लेसमेंट किया और वो नियमों के विरुद्ध तो नहीं है। तो इस प्रकार से एक रिटर्न फाइल होता है रजिस्ट्रार के साथ में जिसमें ये सभी सूचनाएं दी जाती हैं। लास्ट में आता है टाइम ऑफ फ्रेश ऑफ़र। कंपनी कब प्राइवेट प्लेसमेंट का फ्रेश ऑफ़र दे सकती है?
तो इसकी दो ही कंडीशन हो सकती है कि जो पहले वाला जो ऑफ़र है वो कंप्लीट हो चुका हो और कंपनी को और कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, और एक कंडीशन और हो सकती है यदि पहले वाला ऑफ़र या तो विड्रॉन कर दिया गया हो या उसको रोक दिया गया हो कंपनी के द्वारा। कोई रीज़न हो सकते हैं इसके। हो सकता है कि जो मेंबर्स हैं वो रेडी नहीं हो रहे हों सिक्योरिटीज़ परचेज़ करने के लिए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। रीज़न कुछ भी हो, लेकिन वो या तो विड्रॉ किया गया हो या उसको रोक दिया गया हो कंपनी के द्वारा। तो ये दो ही कंडीशन है जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट का फ्रेश ऑफ़र ला सकती है। इस टॉपिक के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी जो पिछले चैप्टर्स हैं उनको रेगुलर रूप से आप देखते रहें। उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो बीच बीच में आपसे असाइनमेंट के द्वारा भिजवाए जाते हैं, उनको भी आप एक जगह पर सॉल्व करके रखें।